बच्चों, अब मैं शंकर आप लोगों को कक्षा 10 की हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 10 में हमारा पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर शुरू करने से पहले 2-3 सलाह है जो आपको हम देना चाहेंगे। एक, क्लास करने से पहले आप चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर पढ़िएगा, हो सकता है चैप्टर समझ में ना आए तो बिल्कुल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आइएगा, फिर से क्लास देखिएगा और फिर चैप्टर पढ़िएगा। तीसरा जो ख़ास बात ध्यान देना है वो है मैप का। मैप बिल्कुल अपने पास रखिएगा, देखिएगा उसमें कहाँ पे यूरोप है, कहाँ पे इटली है, कहाँ जर्मनी है, कहाँ फ्रांस है। पढ़ाते वक्त भी हम मैप से पढ़ाएंगे, उससे आपकी जो समझ है, यूरोप के बारे में जो समझ है, इटली के बारे में जो समझ है, जर्मनी के बारे में जो समझ है वो विकसित होगी, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं कि इतिहास आखिर किसे कहते हैं। इतिहास कहते किसे हैं? तो इतिहास कहते हैं काल क्रमानुसार जो वो घटनाएं जो पीछे घटी हैं उनका समयानुसार, काल क्रम के अनुसार उसका जो अध्ययन है उसको कहते हैं इतिहास, ठीक है। इस बीते हुए समय में सब में, जैसे मानो शुरू में क्या था, हंटर था, शिकारी था, अपने फल को, भोजन को इकट्ठा करता था, जानवरों का शिकार किया करता था। फिर धीरे धीरे वो साथ में रहना सीखा तो वो क्या हो गया, सामाजिक हो गया, ठीक है। फिर कृषि सीखा, कृषि सीखा तो फसलों को ध्यान देने के लिए, उनके फसलों के विकास को ध्यान देने के लिए वो क्या कर रहा था, उस पे फसलों के विकास पे ध्यान देने के लिए उसको एक ही जगह पे रहना पड़ा, पशुओं को, ताकि फसल पे ध्यान दे सके, फसल को जानवरों से बचाया जा सके। तो इस क्रम में क्या हो गया, इस क्रम में ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हुआ, वो एक जगह रहने लगा, वो सेटल होने लगा। जब सेटल होने लगा तो आहिस्ते आहिस्ते व्यापार करने लगा, व्यापार करने लगा और व्यापार होते होते आज व्यापार इस लेवल तक पहुंच गया है ना। देख रहे हैं आज हम व्यापार जो है सो मोबाइल के ज़रिए करते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं। उसके लिए अलग अलग नीतियां बनाते हैं। हर एक साल किस तरीके से हमारे देश में व्यापार फले फूले, उसके लिए हर एक साल हम बजट बनाते हैं, उसमें नीतियों का निर्धारण करते हैं। तो आज व्यापार इस लेवल पे पहुंच चुका है। तो इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, ये जो व्यापार में विकास है, हमारे जो सामाजिक गुण हैं वो जो विकसित हुए, उन सब का फिर आहिस्ते आहिस्ते क्या हो गया, फिर राजा हो गए, साम्राज्य हो गया। और आज देख ही रहे हैं आज कैसे राज किया जाए, कैसे रूल किया जाए, उसके लिए एक प्रॉपर संविधान बन चुका है। तो ये एक बड़ा क्रम है, इन सब का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। तो सरल भाषा में अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इतिहास कहते किसे हैं, तो इतिहास हम कहते हैं काल क्रमानुसार
इन सभी क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, जो विकास की प्रक्रिया है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, उन सभी का जो अध्ययन है, जो वो विकास का जो ये क्रम है, वो सब इतिहास के अंतर्गत आता है। वो सब, उन सभी विकासों के क्रम का अध्ययन जिस विषय में हम करते हैं उसको बोलते हैं इतिहास। अब आ जाइए इस अध्याय पे, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद फैला। पहले वहाँ पे राजतंत्र था, तो वहाँ पे ऐसी क्या घटना घटी जिसके वजह से वहाँ पे राष्ट्रवाद फैला। यूरोप में कुल 44 देश हैं। लगभग सारे देशों में राजतंत्र था, डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे राजतंत्र था, मोनार्की था। लेकिन वहाँ पे कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसके वजह से इन 44 देशों में राष्ट्रवाद की लहर फैल गई। राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ? राष्ट्र का मतलब है देश, और वाद का मतलब है लगाव, अर्थात अपने देश से लगाव। अपने देश से जो लगाव है उसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसी अनुभूति है। देखो यहाँ पे जो कह रहा है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का संचार करती है। अर्थात वो लोग जिनका जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनका भौगोलिक क्षेत्र क्या है? एक है। जिनका सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है? एक है। जिनका सांस्कृतिक जो बैकग्राउंड है वो क्या है? एक है। सांस्कृतिक रूप से जो एक है, जिनका समाज एक है, उन सब के बीच में राष्ट्रवाद क्या करता है? एकता का संचार करता है। एकता का संचार करता है, एकता को फैलाता है, इन सभी लोगों को यूनाइट करता है ताकि वो एक सामान्य लक्ष्य के लिए मिल करके लड़ सके। जैसा कि 1947 में हुआ था, चाहे वो दक्षिण का भारतीय हो, चाहे वो उत्तर का भारतीय हो, चूंकि सांस्कृतिक रूप से सब एक थे तो वो एक हो गए और अंग्रेजों को हटाने के लिए एक साथ मिलके एक साथ आ गए थे। ओके। यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला था उसके पीछे मुख्यतः 4 कारण थे। पहला कारण था पुनर्जागरण। पहला कारण था पुनर्जागरण। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में एक नया वर्ग उभर रहा था, मध्यम वर्ग, जो उपनिवेशवाद के जरिए जहाँ जहाँ पे फ्रांस का उपनिवेश था वहाँ पे व्यापार के जरिए पैसा कमा रहा था, अमीर हो रहा था। तो अमीर होने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि जो ये निरंकुशता जो ये राजा लोग दिखा रहे हैं, निरंकुश होना मतलब जिस पे कोई अंकुश नहीं है, बिना लगाम का, तो जो ये राजा लोग अपने मन से जो जब जैसा मन कर रहा है उस तरीके की नीति बना दे रहे हैं, वो सब ठीक नहीं है। तो उसके खिलाफ में, उसके अगेंस्ट में वो कुछ ना कुछ लिख रहे थे अखबार में, कि जो उस समय के थिंकर थे, जो उदारवादी लोग थे, जो इस तरीके से वो जन जागरण में खुद में भी इन चीज़ों पे बात हो रही थी कि ये जो व्यवस्था चल रही है ना वो
ठीक नहीं है और इसमें बदलाव आना चाहिए। और बदलाव कुछ इस तरीके का होना चाहिए जिसमें कि सारे नागरिक एक समान हो जाए। तो इस पे चर्चा चल रही थी, इस पे बातचीत हो रही थी। दूसरा था 1789 का की फ्रांसीसी क्रांति। जो दूसरा कारण था वो था 1789 का फ्रांसीसी क्रांति, जिसके बारे में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा हम इस क्लास में भी कर लेंगे ताकि पुरानी यादें आपकी ताज़ी हो जाए कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या थे। तीसरा कारण था जो नेपोलियन थे, इनका सैन्य अभियान। नेपोलियन जब पावर में आए तो ये एक नेपोलियन कोड लेकर के आए थे। वो नेपोलियन कोड जो है समान नागरिक संहिता की वकालत किया करता था। मतलब कि सारे नागरिक समान हैं, किसी को भी वंश के आधार पे कोई कार्य नहीं सौंपा जाएगा, उनकी काबिलियत के आधार पे कार्य सौंपा जाएगा। तो ये एक नवयुग का संदेश लेकर के आए थे। तो एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि सैन्य अभियान में जब ये दूसरे देशों को जीत रहे थे तो उन देशों की सीमाएं भी फ्रांस में आ रही थी। तो ये बात जो है सो दूसरे देशों को पसंद नहीं आ रहा था। वो फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। उसके चलते भी आप कह सकते हैं कि यूरोप के बाकी दूसरे देशों में भी राष्ट्रवाद फैला। तो मुख्यतः ये 3 कारण थे। एक हो गया आपको पुनर्जागरण, दूसरा हो गया 1789 की फ्रांस की क्रांति और तीसरा हो गया नेपोलियन का सैन्य अभियान। और चौथा था जब 1815 में नेपोलियन का पतन हुआ तो नेपोलियन को हराने में जो ये मित्र राष्ट्र मिल करके आए थे, ये सारे विजयी देश मिल करके ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किए थे। उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मेटरनिख ने। तो मेटरनिख क्या थे? बड़े ही प्रतिक्रियावादी किस्म के इंसान थे जो किसी भी तरीके के सुधार को नापसंद करते थे, सुधार को वो पसंद नहीं करते थे। तो उनका ये जो रवैया था, उनका जो वो व्यवहार था, वो जो निर्णय लिए, वो निर्णय भी था, वो निर्णय भी आधार बना जिसके वजह से यूरोप के बाकी देशों में राष्ट्रवाद फैला। ठीक है, तो अब आइए, अब हम शुरू करने से पहले आप ये लिख लीजिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों फैला। यूरोप में राष्ट्रवाद
दूसरा क्या था? सत्रह सौ नवासी की क्रांति। तीसरा था नेपोलियन का सैन्य अभियान। और चौथा ये चार प्रमुख कारण थे जिनके वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद फैला। अब एक छोटी सी चर्चा फ्रांस में जो 1789 में क्रांति हुई, क्यों हुई? फ्रांस के 1789 की क्रांति के क्या कारण थे? पहला, बुर्बो वंश का राजतंत्रात्मक शासन। दूसरा क्या था? उस समय के जो वर्तमान राजा थे लुई 16। लुई 16 का निरंकुश शासन। तीसरा, 175 वर्षों से फ्रांस में जो स्टेट असेंबली की बैठक नहीं हुई थी। पढ़े होंगे आप कि उस समय फ्रांस में क्या नियम था
कि जब भी कोई नया कानून लाना होता था, जब भी कोई नया टैक्स लाना होता था, तो यही स्टेट असेंबली की बैठक हुआ करती थी। इस स्टेट असेंबली के बैठक में 3 लोग थे। एक होता था पादरी, एक होता था कुलीन, और एक होता था जन साधारण। याद होगा आपको, वोटिंग का सिस्टम कुछ ऐसा था कि ये दोनों मिल जाते थे तो वोट एक तरफा हो जाता था, और उसके बाद यही दोनों मिलके जो मन होता था, जो कानून होता था, वो ले आते थे। और अक्सर होता यही था, अक्सर यही होता आया था कि इन दोनों के पास ही सारी सुविधाएं थी। मैक्सिमम धन दौलत इन्हीं दोनों वर्गों के पास था, पादरी और कुलीन वर्गों के पास। और लेकिन सारा जो टैक्स देना पड़ता था वो जन साधारण को देना पड़ता था, जिसके चलते क्या हो रहा था, टैक्स का बोझ जन साधारण पे बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, अब हम इसके परिणाम पे चर्चा करते हैं कि क्या हुआ उसकी वजह से। क्या हुआ, 1789 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ, जो बुर्बो वंश का जो शासन था वो ख़त्म हो गया। पहला ये हुआ कि बुर्बो वंश का शासन ख़त्म हो गया, जनतंत्र की वहाँ पे क्या हो गई, स्थापना हो गई। यूरोप के आसपास वाले देशों में क्या हो गया, राष्ट्रवाद फैलने लगा। मुख्यतः ये 3 कारण, ये 3 परिणाम हुए 1789 की क्रांति के वजह से। राजतंत्र खत्म, जनतंत्र की स्थापना। यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार। ठीक है, अब देखो, तो हम लोग अब तक क्या पढ़े, फ्रांस की क्रांति कब हुई, पहली क्रांति 1789
89 में। फिर बना फ्रांस का संविधान, कब बना? 1791 में बनना शुरू हुआ, 92 तक बन के तैयार हो गया। लुई 16 को फांसी, ये हो गया आपको 1793 में। फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। फ्रांस का संविधान बना 1791 और 92 में। लुई 16 को फांसी हो गई 1793 में। इसके बाद किसका शासन आया? लोगों का शासन आया, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी का शासन। ये आया आपको 1794 में। सत्रह सौ चौरानवे में, ठीक है। इसी में एक आदमी था जिसके बारे में हम चर्चा किए, नेपोलियन, जो कि 1789 के क्रांति में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाया था। 1799 में वो बन गया काउंसलर। नेपोलियन बना काउंसलर 1799 में। फिर आगे चल के ये बन गया राजा, फ्रांस का राजा बना 1804 में, ठीक। 1804 में राजा बना। राजा बनते ही लेकर के आया ये नेपोलियन कोड, ठीक है। नेपोलियन कोड, उस कोड के जरिए कई सारे रिफॉर्म्स आए, कई सारे सुधार आए, जो केवल फ्रांस में ही नहीं आए बल्कि फ्रांस के साथ साथ जहाँ जहाँ नेपोलियन का सैन्य अभियान जा रहा था, इसके अलावा पूरे यूरोप में वो जो नेपोलियन कोड था वो फैलने लगा। मतलब फैला और लोग उसकी काफ़ी सराहना करने लगे। इसमें ये सब बातें थी, समान नागरिक संहिता, ये सब। इसके अलावा यही कि वंश के आधार पे किसी को गद्दी नहीं देनी है, प्रतिभा के आधार पे ही उसको कोई कार्य सौंपा जाना है, ये सब तमाम बातें थी उसमें। वेट का स्टैंडर्डाइजेशन था, ठीक है। बैंक बना फ्रांस में, कई अच्छी चीज़ें आई। तो ये भी एक कारण था राष्ट्रवाद का, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं। फिर क्या हुआ कि 1815 में हुआ वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध हुआ। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया। जितने मित्र राष्ट्र थे उस समय के, जैसे कि ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, प्रसा था, हेलो, अच्छा,
जितने मित्र राष्ट्र, ब्रिटेन, रूस, प्रशा, फ्रांस, ये सब जो थे, ऑस्ट्रिया, ये लोग मिल करके नेपोलियन को 1815 में हरा दिए और उसके बाद नेपोलियन को निर्वासित करके भेज दिए सेंट हेलेना। सेंट हेलेना भेज दिए। वहीं पे 1821 में संभवतः पेट के कैंसर से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1815 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया और दूसरा क्या हुआ कि ये जितने विजयी राष्ट्र थे इन सब ने मिल करके वियना में एक सम्मेलन बुलाए। वियना में एक सम्मेलन बुलाए जिसको हम वियना कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं और वो मेटरनिख की अध्यक्षता में वो सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक, हाँ, मेटरनिख के अध्यक्षता में उस सम्मेलन को बुलाया गया था। जैसा कि हम लोग को पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेटरनिख क्या थे, प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे, किसी तरीके के सुधार को पसंद नहीं करते थे और वो जो सम्मेलन बुलाया गया था उसका उद्देश्य भी यही था कि नेपोलियन के ज़रिए जो ये गणतंत्र, समान नागरिक संहिता और प्रतिभा के आधार पे लोगों का चयन करना, ये सब बातें जो आई थी, इन सब बातों को ख़त्म करना था और वापस से जो पुरानी व्यवस्था थी, जो राजतंत्र था, उसको फिर से कायम करना था। इस लक्ष्य को पाने के लिए उस वियना कॉन्फ्रेंस में दो जो बगल के देश थे, सबसे पहले जो इटली था उसमें उसको क्या किया गया, एक तो फ्रांस में वापस से बुर्बो वंश का जो राजा था लुई 18, हाँ, उसको गद्दी पे बिठा दिया गया। ठीक है, फिर इटली को जो है 7 भागों में विभाजित कर दिया गया। जर्मनी को 39 रियासत में जो बटा हुआ संघ था उसको मिलाया नहीं गया, उसको फिर से वैसे ही छोड़ दिया गया। पूरी कोशिश की गई कि ना तो इटली में राष्ट्रवाद फैले और ना फैले जर्मनी में। ठीक है, तो अब हम लोग उसी वियना कॉन्फ्रेंस की जो उपलब्धि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले क्या है कि उसमें किस तरीके से देश के प्रांतों का विभाजन हुआ है वो बिना नक्शा के बात बनती नहीं है। तो आप लोग नक्शा अपने पास जरूर रखिएगा। ठीक है, अपने बुक में भी थोड़ा सा दिया हुआ है कि यूनिफिकेशन, इटली के एकीकरण से पहले इटली का जो हाल था। सो आइए पहले अब हम नक्शा देखते हैं, कहाँ पे यूरोप है। ये देखिए, ये है अपना वर्ल्ड मैप। यहाँ है अपना प्यारा भारत, यहाँ है अपना भारत और ये देखिए यहाँ ये है अपना, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यूरोप। थोड़ा सा सॉरी,
दिखाना चाह रहे हैं इटली। इटली यूनिफिकेशन थोड़ा सा अभी हाथ तंग है नई तकनीक पे, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ है अपना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है इटली, ये है फ्रांस, ये यूरोप का मैप है, और ये है जर्मनी, और यहीं इटली और जर्मनी के बीच में है ऑस्ट्रिया। इसको बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठाना है। जब हम दिमाग में बिठाएंगे तभी हम इटली के एकीकरण को समझ पाएंगे, तभी हम जर्मनी के एकीकरण को समझ पाएंगे। आगे का मतलब मैप को बिल्कुल अच्छे से समझ जाना है। तो ये चैप्टर एकदम से आसान है। किस तरीके से वियना कॉन्फ्रेंस में इटली को बांटा गया, ये सब कुछ बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए। ये देखिए वियना कॉन्फ्रेंस में जो 6 मुख्य डिसीजन लिए गए थे उसकी बात है। किंग ऑफ सर्डिनिया, लंबोड्री, इसमें नहीं है। देखिए हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं उन देशों को कर रहे हैं जिनकी चर्चा आपको वियना कॉन्फ्रेंस में के जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले है ये सिसिली और ये है नेपल्स। सिसिली और नेपल्स, ये देखिए साउथ इटली की बात हो रही है। इसकी चर्चा आगे भी होगी क्योंकि आगे चल के आप रूबरू होने वाले हैं इटली के 3 नायकों से जिन्होंने इटली के एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई। एक नायक जो था वो कोशिश किया पर सफल नहीं हुआ। दूसरा नायक जब आया तो आप पढ़ेंगे कि ये यहाँ से, ये जो मध्य इटली से लेकर के रोम वाला एरिया छोड़ करके और इधर में कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके वो इटली में मिला लिया था। लेकिन उसके बाद का जो नायक आएगा वो इसी
सिसिली और नेपल्स वाले क्षेत्र को के लिए वो लड़ाई लड़ेगा और उसको इटली में मिला देगा। उसके बाद फिर ये एक एरिया है, देखिए यहाँ पे, इससे नीचे ही रोम, और ये है वेटिकन सिटी, पोप का साम्राज्य, ठीक है। इसको भी मिलाने की कहानी फिर आगे आप पढ़ेंगे। तो ये क्षेत्र जब आपके दिमाग में रहेगा तो बात बिल्कुल आसानी से ब्रेन में कर जाएगी सेट, ठीक है। अब एक डायनेस्टी है हैब्सबर्ग, वो कहाँ की डायनेस्टी है? ऑस्ट्रिया की। कौन सी डायनेस्टी है? बिल्कुल एकदम अच्छे से याद कर लेना है, हैब्सबर्ग। हैब्सबर्ग को वियना कॉन्फ्रेंस में 3 जगह मिले। वो था परमा, मोडेना और टर्कनी। ये तीनों यहाँ पे मिलेगा आपको, परमा, मोडेना और टर्कनी। ये किसको मिल गया? हैब्सबर्ग को, जो कहाँ की डायनेस्टी थी? ऑस्ट्रिया की। एक दूसरा रोम, रोम और इसके आसपास का जो एरिया था ये मिला पोप को। पोप कौन? जो ईसाइयों के जो धार्मिक गुरु होते हैं उनको, ठीक। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे ही आपको लोम्बार्डी और वेनेशिया है। ये इटली का ये कौन सा पार्ट हो गया? नॉर्थ ईस्ट। इस पे अपना आधिपत्य जमाया कौन? ऑस्ट्रिया। एकदम से नाम को याद रखिएगा, लोम्बार्डी और वेनेशिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया, इस पे अपना आधिपत्य जमाया ऑस्ट्रिया, ठीक। जेनेवा और गार्डिनिया, जेनेवा और सार्डिनिया, हाँ सॉरी, जेनेवा और सार्डिनिया। ये देखिए जेनेवा यहाँ पे है। ये जो एरिया है, ये जेनेवा कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया कि इसको इंडिपेंडेंट रखा जाएगा, इसको इंडिपेंडेंट रखा जाएगा और इस स्टेट का नाम होगा पिडमाउंट। क्या नाम होगा? माउंट। ये इंडिपेंडेंट स्टेट है। इस नाम को भी बड़े अच्छे से याद रखिएगा। यहीं पे के राजा हैं पिडमाउंट, जो आगे चल करके इस पूरे इटली को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्हीं के चुने हुए काउंसलर हैं काउर, जो पूरे मध्य और उत्तर इटली को मिलाएंगे। तो यही वो स्टेट है पिडमाउंट। ये इंडिपेंडेंट स्टेट था, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट स्टेट था, ये किसी भी कंट्री के अधीन नहीं था। तो क्या देखें आप? एक लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये चला गया ऑस्ट्रिया के पास। रोम चला गया पोप के पास, और सर्डिनिया और जेनेवा मिल करके बन गया एक स्टेट पिडमाउंट, और वो इंडिपेंडेंट था। अब देखिए यहाँ पे ये सिसिली है और ये नेपल्स। ये किंग फर्डिनेंड को मिल गया। ये यहीं के राजा थे। नेपोलियन आए थे तब इनको डिथ्रोन कर दिया गया था। बुर्बो वंश के ही राजा थे ये भी इनका जो डायनेस्टी था वही था बुर्बो, जिसके लुई 18 थे। लेकिन इनका जो राजकाज था इधर ही था। नेपोलियन आए थे तो इनको डिथ्रोन कर दिए थे।
फिर जब वापस से वियना कॉन्फ्रेंस हुआ तो वापस से इनको यहाँ और यहाँ का राज्य दे दिया गया। ठीक है। और इसके अलावा है आपको जर्मनी, एक और डिसीजन लिया गया था, जैसा कि हम आपसे बताए थे कि जर्मनी की जो 39 रियासतें थी वो क्या रहीं, उनको एज यूजुअल छोड़ दिया गया, उनका कोई भी एकीकरण नहीं किया गया वियना कॉन्फ्रेंस में। क्यों? इसलिए किया गया ताकि वहाँ पे किसी भी तरीके से राष्ट्रवाद की भावना ना पनपे। चलिए अब आइए थोड़ा सा हम इसको बुक में देख लें। देखिए बोल रहा है सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर किसने की? मेटरनिख ने किया। इस सम्मेलन में और जिन कौन कौन से लोग आए? जो विजयी राष्ट्र थे, ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, जो यूरोपीय शक्तियां थी वो सब आए। इस सम्मेलन का देखिए मुख्य लक्ष्य क्या था? गणतंत्र व प्रजातंत्र, जो फ्रांस की क्रांति के देन थे, उसका विरोध करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, अर्थात राजतंत्र को फिर से बहाल करना। इसलिए वियना कॉन्फ्रेंस से नेपोलियन युग खत्म हो गया और मेटरनिख का जो युग है वो शुरू हो गया। मेटरनिख के युग का काल क्या है? इस युग के काल का है 1815 से लेकर के 1848 और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया। ये क्या किया? इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया कहाँ था? ये इटली के नक्शे में किधर था? नॉर्थ ईस्ट में था। आएगा अगर नक्शा वक्शा बनाने तो ध्यान रहे किधर था? इटली के नॉर्थ ईस्ट में था लोम्बार्डी और वेनेशिया। इस पे कौन प्रभुता कायम किया? ऑस्ट्रिया। फिर परमा, मोडेना और टर्कनी, ये कहाँ पे था? रोम से ठीक ऊपर, रोम से बस थोड़ा सा ऊपर। परमा, मोडेना और टर्कनी ये हैब्सबर्ग राजवंश, ये राजवंश कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का ही राजवंश था, उसको दे दिया गया। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए आगे क्या है। जिनेवा और सर्डिनिया, याद होगा आपको, जिनेवा और सर्डिनिया की बात कर रहे थे हम। किधर था? इटली के किधर? नॉर्थ वेस्ट, और एक टापू सा बना हुआ था नीचे सर्डिनिया का। इन दोनों को मिलकर क्या बन गया? पिडमाउंट स्टेट। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ।
पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट था जिसमें जेनेवा और सर्डिनिया को भी क्या किया, मिला दिया गया। इसके अलावा अंतिम डिसीजन क्या था कि जर्मनी में जो ये 39 रियासतें का जो संघ था वो कायम रहा। क्यों कायम रहा? ताकि उनसे राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। तो ये जो 1815 में जो ये वियना कॉन्फ्रेंस था, कोई अगर आपसे पूछे कि वियना कॉन्फ्रेंस की उपलब्धियां क्या थी तो निश्चित रूप से आप बता देंगे। क्या क्या थी उपलब्धियां? पहला क्या था कि इटली को कई भागों में विभाजित कर दिया गया ताकि उसमें राष्ट्रवाद की भावना ना फैले। सिसिली और नेपल्स किसको दे दिया गया? किंग फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम वाला एरिया किसको दे दिया गया? पोप को दे दिया गया। लोम्बार्डी और वेनेशिया किस पे कौन आधिपत्य जमा लिया? ऑस्ट्रिया जमा लिया। उसके बाद सर्डिनिया और जेनेवा को किस राज्य में मिला दिया गया? पिडमाउंट में मिला दिया गया। इसके अलावा हैब्सबर्ग जो थे, परमा, मोडेना और टर्कनी जो कि रोम से थोड़ा सा ऊपर है, हैब्सबर्ग राजवंश कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का, उनको दे दिया गया। ठीक, तो अब इसी के साथ अब हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे और उसमें हम लोग जानेंगे कि 1830 में जो क्रांति हुई फ्रांस में, उसके क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम थे। फिर से 1848 की जो क्रांति थी उसके क्या कारण और परिणाम थे। और ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा हम लोग रिकैप, कंक्लूजन कि जो हम लोग आज पढ़े, आज हम लोग क्या क्या पढ़े। फ्रांस में जो राष्ट्रवाद आया उसके क्या कारण थे? तो पहला था पुनर्जागरण, दूसरा था 1789 की फ्रांस की क्रांति, तीसरा था नेपोलियन का सैन्य अभियान और चौथा पॉइंट क्या था? मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। उसमें फिर हम लोग पढ़े थे नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन 1799 में बने काउंसलर, 1804 में बने किंग एम्परर, और उसके बाद नेपोलियन कोड लाए तो उसके वजह से भी यूरोप के बाकी देशों में राष्ट्रवाद फैला था। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन युद्ध हार गए और उनको सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया, जहाँ पे 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन तो हारे ही, इसके अलावा क्या हुआ? वियना कॉन्फ्रेंस हुआ। वियना कॉन्फ्रेंस में सारे जो विजयी देश थे, मित्र राष्ट्र थे, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, फ्रांस, ये सब मेटरनिख की अध्यक्षता में ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि वापस से जो पुरातन व्यवस्था है उसी को बहाल किया जाए और ये जो गणतंत्र, राजतंत्र और जो नेपोलियन कोड के जरिए जो समान नागरिक संहिता जैसी चीज़ें जो आई हैं उन पे पूर्ण विराम लगाया जाए। ठीक है, और मेटरनिख में और वो जो वियना सम्मेलन था उसमें कुछ और बातें, निर्णय लिए गए। वो क्या था? एक तो ये था कि इटली को 7 भागों में विभाजित कर दिया गया। उसका जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया था, लोम्बार्डी और वेनेशिया, उस पर ऑस्ट्रिया अपना कब्जा जमा लिया। इसके अलावा जो सर्डिनिया और जेनेवा था उसको पिडमाउंट राज्य को दे दिया गया था। फिर बीच में था परमा, मोडेना, टर्कनी, ये सब किसको दे दिया गया था? हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया था। फिर सिसिली और नेपल्स था, वो किसको दे दिया गया था? किंग फर्डिनेंड को दे दिया गया था। फिर क्या था? रोम वाला एरिया किसको दे दिया गया था? पोप को दे दिया गया था। तो इसी के साथ अब इस क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई भी आपसे पूछेगा कि वियना कॉन्फ्रेंस की क्या उपलब्धि थी तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा। नेपोलियन के बारे में छोटा सा कोई नोट लिखने के लिए कहेगा, बिल्कुल लिख दीजिएगा। 1789 की जो क्रांति हुई फ्रांस में, उसके क्या कारण थे वो भी आप लिख देंगे। 1789 की क्रांति के परिणाम क्या क्या थे
राजतंत्र खत्म हो गया था, जनतंत्र की स्थापना हो गई थी। 2 तो ये हो गया था, लुई 16 को फांसी दे दी गई थी। हाँ, ये 3 मुख्य परिणाम थे। और चौथा ये था कि यूरोप के बाकी देशों में क्या फैलने लगा था, राष्ट्रवाद फैलने लगा था। आगे अब अगली क्लास में हम मिलते हैं, उसमें हम 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति के कारण और परिणाम पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।